बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? कंफर्म हाँ दैट? सर। यस गाइस, प्यूरिफिकेशन में हमने कहीं ना कहीं वो पढ़ा था, सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफी। हाँ है ना? क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वहां पे पढ़ा तो था सर। नॉर्मली, हाँ तो मैं बता दूं तुम्हें, नॉर्मली इन क्रोमेटोग्राफी लिख देता हूं, इन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज, दो फेज होती हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज, है ना? स्टेशनरी फेज आर यूजुअली वेरी पोलर, वेरी पोलर। ओके बच्चों, while mobile phase is less polar than stationary phase. ओके गाइस, क्लियर है? यहां तक क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था तुम्हारा जेई में। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? स्टेशनरी फेज आर यूजुअली हाईली पोलर एंड मोबाइल फेज आर लेस पोलर देन स्टेशनरी फेज। गाइस ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यस सर। गाइस ये चीजें वो हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, याद है तो एवरीथिंग इज फाइन। दूसरा गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। दूसरा गाइस, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मैं किन की बात कर रहा हूं। OH फिनॉल और ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप NO2। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ है ना? सर ऑर्थो वाला एक बार बना के बता दो सर। हाँ, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये चीज हमने कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे थे, कि जो ऑर्थो है, ऑर्थो कंपाउंड इज स्टीम वोलेटाइल। ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी। जब हम इंट्रा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे। आइडिया बीइंग बच्चों, इसके ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आ रखा है। तो व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज रिमेंबर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये क्या है? दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द नेक्स्ट वन इज पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें होता इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नेक्स्ट वाले में होता इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ सर, करवाया था आपने, याद थोड़ा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो डायग्राम से याद आ गया। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ओके बच्चों, प्रोपेनॉल में क्या होगा बच्चों? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स किस टाइप के फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, या तुम्हारा लंदन। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज एल्कोहल, ROH। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोपेनोन में क्या होगा? डायपोल। हाँ है ना, कीटोन है प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन। हाँ है ना, कीटोन में क्या होंगे? डायपोल डायपोल। आई मीन डू यू रियलाइज यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है? हाँ या ना? तो क्या इसके लिए डिस्टिलेशन चाहिए या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए? बताओ बच्चों। सर फ्रैक्शनल। डिस्टिलेशन से हो जाना चाहिए ना सर काम तो। बेटा फ्रैक्शनल तब होता है जब उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। हाँ सर। यस सर। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तो डिस्टिलेशन को फ्रैक्शनल पे तू जाओगे। यस सर, नॉर्मल वही तो सर, यहाँ पे सिंपल। डिस्टिलेशन होगा ना फिर। हाँ तो सिंपल डिस्टिलेशन। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? और एक यस पॉइंट सर। और है, बोथ benzoic acid and naphthalene are soluble in benzene. गाइस नैफ्थलीन तो हमारा सॉल्युबल होना चाहिए, हाँ है ना भाई? वो भी हमारा नॉन पोलर, वो भी नॉन पोलर। बेंजीन और नैफ्थलीन दोनों एक जैसे हैं तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। तुम कहोगे सर बेंजोइक एसिड में तो COH है पोलर, तो वो हमारा बेंजीन में कैसे डिसॉल्व हो गया? गाइस बेंजोइक एसिड समझ आ रहा है? बेंजीन और COH। हम कहेंगे यार उसका नॉन पोलर पार्ट जो है वो देखो, मतलब कितना बड़ा हाइड्रोफोबिक, मतलब एक तरीके से वाटर रिपेलिंग पोर्शन जो पूरा बेंजीन रिंग है वो तो बहुत बड़ा है ना गाइस। CH इज अ स्मॉल पार्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेंजोइक एसिड डिस्पाइट हैविंग अ पोलर पार्ट इज soluble in benzene. नैफ्थलीन तो हमें दिख रहा था इट शुड बी soluble in benzene, बट बेंजोइक एसिड इवन इज soluble in benzene. क्लियर है बच्चों? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहूंगा इसे रट लो सिंपल टर्म्स। सर रट्टा सभी कुछ है। हाँ गुड, तो ये अंडरस्टूड कि क्या करना है। ठीक है गाइस, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अब इससे तुम्हारे मेजरली जितने क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। मेजरली क्या, आई वुड से सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी तुम्हारे प्योरिफिकेशन और एनालिसिस के क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे इस नॉलेज से, एंड द नॉलेज दैट वाज इन दैट लेक्चर जो मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए, उससे तुम्हारा सारा हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों समथिंग इंपॉर्टेंट, कर्व्स। गाइस मैंने ये बनाया, ये कर्व तुमने सबसे पहले कहां देखे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में देखे थे, इफ यू रिमेंबर, हाँ सर। है ना बच्चों? ये हमारी एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, यू आर एंडिंग एट द प्रोडक्ट साइड। ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ तो बच्चों ये था, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस थिंग इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, हाँ है ना? तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या आने वाला है? पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ बच्चों। सर नेगेटिव। 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 इट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक तरीके से हम कहेंगे प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली क्या तुम ये समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड होगा, हाँ या ना? यस सर।
तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ गाइस। सर Yes, ये sir. थोड़ा सा समझ सा नहीं आया सर सर थोड़ा के सा रिपीट कर के इक्विलिब्रियम क्या सर थोड़ा बताता है? ऊपर से। अगर के इक्विलिब्रियम हमारा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे प्रोड्स आर फेवर्ड ओवर रिएक्टेंट्स। अगर हमारा के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या कहते हैं? दैट द इक्विलिब्रियम विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ सर। और यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड ओवर रिएक्टेंट्स। ये मैंने बताया है नहीं बताया बेटा? यहाँ तो पे सर वन कैसे एक पैरामीटर बन सकता है, मतलब देखने के लिए कि स्टेबिलिटी? इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है लेट अस से मच ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड, ओके सर. प्रोडक्ट्स फेवर्ड। नेक्स्ट, अगर हमारा ये कर्व होता पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये हमारा, यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव सर. पॉजिटिव। प्रोड्स हैव गॉट, ये रिएक्टेंट ठहरे हमारे, ये प्रोड ठहरा, प्रोड की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर. हाँ, रिएक्टेंट विल बी फेवर्ड, रिएक्टेंट्स फेवर्ड। और अगर रिएक्टेंट फेवर्ड है तो हमारा के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? लेस देन 1। लेस देन 1. लेस देन 1। समझे या नहीं समझे गाइस? थोड़ा आइडिया आ गया होगा तुम्हें, हाँ है ना? यस सर। यस सर. हमें इस टाइप के कर्व जरूर बताए हैं। किस टाइप के कर्व बच्चों? इस टाइप के। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकटायन या प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये हमारी क्या होगी बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट, या इनको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यस क्लियर? सर. सर तो ये हमारा दो स्टेप में हो रही है, ये जो रिएक्शन मैंने अभी बताई ये दो स्टेप में हो रही है। पहले हमारा रिएक्टेंट से बना इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से बना प्रोडक्ट। ओके बच्चों? हाँ सर, ये SN1 SN2 में कराया था सर। हाँ, थोड़ा SN1 ऊपर करना। में करा था हमने, ये हमने किस में किया था? SN1 में किया था। ओके गाइस, अब आते हैं पहला कर्व। ये मत कहना से ये तो आपने वही कर्व बना दिया, आइडिया इधर मैं बताने वाला हूँ। ये मैंने एक जर्नल बनाया था, जेनेरिक बनाया था, अब मैं एक्चुअल बना रहा हूँ बच्चों। 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें? आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है यस सर. सर। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे काम की चीज क्या है? जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट हमारा इंटरमीडिएट बनने से पहले वाला स्टेप है, दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन, हाँ है ना बच्चों? ये जो रिएक्शन हो रही है दो स्टेप में हो रही है। डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो पहला स्टेप है दैट मस्ट बी द स्लो स्टेप, हाँ है ना बच्चों? दूसरा स्टेप आसानी से हो रहा है, पहले वाले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? इससे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जो पहले Yes, वाला sir. स्टेप है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, सेकंड वाले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। तो आइडिया इज पहला स्टेप इज द स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। ये जो हमारा है दिस इज व्हेन फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, तब हमारा ये कर्व बनता है। ओके बच्चों, ये किस में देखा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक SN1 एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले क्या होता है बच्चों? एल्कीन है, एल्कीन में तुमने क्या किया बच्चों? HX का एडिशन किया। पहले किसका अटैक हुआ? H प्लस का। पहले बना कार्बोकटायन, फिर कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट होने के बाद अटैक हुआ X माइनस का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
यस क्लियर हुई चीजें नहीं हुई? पहले H प्लस का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और उसके बाद X माइनस का अटैक। H प्लस का अटैक और X माइनस का अटैक। पहले H प्लस का अटैक हुआ, कार्बोकैटायन बना, दैट इज अ स्लो स्टेप। उसके बाद कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हुआ और X माइनस का अटैक हो गया, दैट इज द फास्ट स्टेप। क्लियर है बच्चों? दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम किस में देख रहे होते हैं बच्चों? तुम्हारा बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एडिशन होगा, और उसके बाद हमारा उसमें से H प्लस बाहर निकल जाएगा। हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? पहले हमारा से NO2 प्लस ने अटैक करा और उसके बाद H प्लस एलिमिनेट हो गया। मतलब ओवरऑल तो सब्स्टिट्यूशन है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस H प्लस को एलिमिनेट कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है। हाँ है ना बच्चों? तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इवन दिस इज, इसका पहला स्टेप इज अ स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप इज फास्ट। क्लियर है बच्चों? थर्ड, बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तुमने किसमें देखा है बच्चों? एल्डिहाइड कीटोन्स। हाँ है ना बच्चों? एल्डिहाइड यस कीटोन्स में पहले तुम्हारा CN माइनस का अटैक, फिर H प्लस का अटैक। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इन तीनों में जो कर्व बनता वो ऐसा बनता जो मैंने भी बनाया है। क्लियर है गाइस? सेकंड पे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट कर्व, दैट इज गोइंग टू द सेकंड कर्व। सेकंड कर्व मैं बना देता हूं, पहले बनाता हूं, फिर उस कर्व में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। गाइस अभी तक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं बता रहा हूं? सर यस हल्का सर। ऊपर कर दो। हाँ बेटा। अब डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, मैं फिर से बनाता हूँ इस कर्व को। होल्ड ऑन अ सेक। ये इसमें पहला स्टेप हमारा फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है। सेकंड स्टेप इज स्लो। ओके बच्चों? सेकंड यस सर। इज स्लो। ये है एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद कर लो बेटर है। दिस इज सीन इन एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर कोई एग्जांपल इसका? बेटा एग्जाम्पल हमारा वही है जैसे हमने जो करा था, KCN और H प्लस, है ना? अब यस अगर मैं सर। सिंपली HCN लिख दूं तो क्या बनेगा? एसिड कैटलाइज, एसिडिक मीडियम में हम अटैक करवा रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओके सर। ओके गुड। तो एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड कर्व पे आते हैं। थर्ड कर्व है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने देखा था ना बच्चों, बेंजीन रिंग पे अटैक। इसका कर्व हमें पता है, इसका कर्व हमें पता है। पहला स्टेप स्लो, सेकंड स्टेप फास्ट, ऐसा बनेगा कुछ। हाँ है ना बच्चों? पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। अब मैंने दो कर्व बना रहा हूं इस बार। कलर तो सेम लग रहा। ये हमने लिया। मुझे बताओ बच्चों, एक कर्व है, ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक कर्व है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, और हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। अब जो हमारा पाथ 1 और 2 है, हमारा एक है मेटा पोजीशन पे अटैक के लिए,
एक है ऑर्थो पैरा पोजीशन के लिए कौन सा कर्व मेटा पे अटैक के लिए होगा, कौन सा कर्व ऑर्थो पैरा के लिए होगा, बताओ बच्चों। सर मेटा पे ऊपर वाला होगा और ऑर्थो पैरा पे नीचे वाला। ऑर्थो पैरा पे नीचे वाला होगा, क्योंकि उसके लिए जो तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज लेस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यस ग्रुप सर, ऑर्थो पैरा ही तो बनता है, मेटा तो फेवर ना होता। वही सर हाँ, एक्टिवेट कर। यस क्लियर है सर। गाइस। जो हमारा ऊपर वाला है वो किसके लिए गाइस, मेटा के लिए, और जो ये है ऑर्थो पैरा के लिए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर है गाइस। और अगर हमारा यस सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सर उल्टा हो जाएगा। 1 will be for ortho and para and 2 will be for meta। हाँ है ना बच्चों, कि meta will be favored when you have got an electron withdrawing group present on benzene। समझिए गाइस। So, अब थोड़ा आते ऊपर हैं, करना। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। बस इतना। हाँ बेटा, नोट इट डाउन एंड लेट मी नो कि सर हो गया। हो गया सर। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पता है बच्चों क्या होता है? SO3 H2SO4 या H2S2O7 या हमारा फ्यूमिंग H2SO4, उसमें हमारा क्या ग्रुप अटैच होता है फाइनली, व्हाट डू यू गेट? सर SO3। Yes, you get sulfonic acid. SO3 is the electrophile which attacks and you get SO3H। हाँ ना बच्चों, important चीज guys, ओके सर। sulfonation is reversible। Sulfonation is reversible। इसका कर्व ये जाता है, मतलब हमारा एक बार हमने बना लिया, एक बार हमने इंटरमीडिएट बना लिया तो उसे दोनों ही चीजें बराबर फेवर्ड है। जितना रिएक्टेंट फेवर्ड है उतना ही हमारा प्रोडक्ट फेवर्ड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना रिएक्टेंट फेवर्ड है उतना ही प्रोडक्ट फेवर्ड है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिवर्सिबल। समझा नहीं समझे गाइस? वो क्लियर हुआ ना हुआ? हो गया सर। ये कौन सा था हमारा? ये था 4, 5th पे आते हैं। SN1 वर्सेस SN2 का कर्व देखते हैं गाइस। मैं कह रहा हूं, अभी तुम्हें बताना है बच्चों, यू आर द वन टू टेल मी कि कौन सा मैं कह रहा हूं। SN1 ऊपर वाला होगा, SN2 नीचे वाला होगा। हाँ, ये SN1 है, ये SN2 है। 1 इज SN1, 2 इज SN2। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा 1 डिग्री एलाइड के लिए होगा, ये तुम्हारा 3 डिग्री एलाइड के लिए होगा। ये जो मैंने कर्व बनाया है किसके लिए? 1 डिग्री एलाइड में SN, मतलब 1 डिग्री एलाइड में कौन सा फेवर्ड होगा, SN1 या SN2? सर SN1 होता है। नहीं सर, 1 डिग्री में तो SN2 होता है, 3 डिग्री 1 में डिग्री में SN1 होता SN2 होता है। हाँ है ना बच्चों, क्राउडेड है नहीं यस। SN2। और यहाँ पे तुम्हें कर्व में दिख भी रहा है कि जो SN2 है वो फेवर हो रहा है। यस सर। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। सपोजिंग मैं ये किसके लिए उठा रहा होता? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। अगर मैं यही कर्व बना रहा होता 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए तो उसमें SN1 फेवर्ड होता इंस्टेड ऑफ SN2। हाँ है ना बच्चों? यस सर। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये किसके लिए है हमारा? दिस इज फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। वी नो कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 इज फेवर्ड ओवर SN2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यस सर। गुड। आसानी से समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए सच। सर दिक्कत नहीं है। गुड।
Hold on a sec. ये हमने लिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं E1 और SN1, दोनों को दो में कार्बोकैटायन बनता है ना बच्चों। मैंने अभी लिया है लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो मुझे बताओ यहां पे क्या फेवर होना चाहिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड हमने ले रखा है बच्चों, मुझे बताओ लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस अगर है और पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें हमारा क्या फेवर होना चाहिए, SN1 या E1। यार बेस की कंसंट्रेशन कम ली है हमने, बेस कितने ऐड ना करवाओ, न्यूक्लियोफाइल ले लो। समझ में आता ना आता। देखो दोनों में ही हमारा कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन करवाएं एलिमिनेशन करवाएं। बेस अगर वीक होता है तो चांसेस क्या है कि हम सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं भाई। बेस की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो एलिमिनेशन करवा सके, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट, बोलो गाइस, समझ आ Yes. रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन सपोजिंग मैं यहां ले लेता स्ट्रॉन्ग बेस, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या बनता बच्चों बताओ मुझे। इसमें हम कहते हैं यार एलिमिनेशन वुड बी फेवर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन। हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. तो 2 हमारा एलिमिनेशन होना चाहिए। इतना हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि 2 इज मोर फेवर्ड ओवर 1। हाँ है ना बच्चों, इतना तो सारा समझ आ रहा होगा। क्लियर और नॉट गाइस, Yes, sir. गुड। कि 2 में जो एक्टिवेशन है ये है, कार्बोकैटायन के बाद जो एक्टिवेशन है ये वो कम है 2 में, 1 में ज्यादा है। समझे नहीं समझे गाइस, बच्चे बोल नहीं रहे। यस सर समझ गए हम, Yes, समझ sir. गए। 7 नेक्स्ट बात है 7। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। गाइस मुझे बताओ 1 डिग्री हमने हैलाइड लिया है, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, E2 और SN2 को। गाइस कौन सा E2 होगा कौन सा SN2 होगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है, बताओ बच्चों। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में इंटरमीडिएट बन नहीं रहा होता, मतलब हम E2 SN2 में इंटरमीडिएट तो होता नहीं, कोई सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है। अब मैं कह रहा हूं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कौन सा कर्व हमारा E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा SN2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में फेवर्ड क्या होता है, E2 या SN2। सर SN2। SN2, तो 2 मस्ट बी और SN2 एंड 1 मस्ट बी E2। हाँ है ना बच्चों, ये चीज क्लियर हुई ना हुई। यस सर। और अगर यही हमने लिया होता 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो हम क्या करते, तो हम कहते यार उसमें तो एलिमिनेशन फेवर्ड होता। एलिमिनेशन हमेशा E1 हो E2 हो 3 डिग्री में फेवर्ड ज्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे हमारा जो 2 है वो E2 होना चाहिए और जो 1 है वो हमारा SN2 होना चाहिए। हाँ या ना, बोलो गाइस, Yes, sir. पक्का समझ गए, Yes, कोई डाउट sir. नहीं आ रहा? अभी तक हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड में SN1 किया था। सपोजिंग मैं लेता अल्कोहल में HX। अल्कोहल में HX कैसे बनता है बच्चों, मतलब कैसे रिएक्ट करता है बताना गाइस। अल्कोहल में हमने HX दे मारा,
सर एच अटैक करेगा, उसके बाद वो H2 बाहर निकल के X हो जाएगा सर। पहले हमने ROH लिया, इसमें पहले क्या होगा बच्चों? ROH लिया, पहले बनेगा हमारा ROH2 प्लस, हाँ है ना बच्चों? उसके बाद बनेगा R प्लस और उसके बाद बनेगा RX, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हो रहा ना हो रहा? या फिर अगर हम RX में H2O का अटैक करवाते हैं तो पहले बनेगा R प्लस, उसके बाद बनेगा ROH2 प्लस और उसके बाद बनेगा ROH। कुछ समझ में आ रहा ना आ रहा? यहाँ पे हमने HX डाला था, यहाँ पे हमने H2O डाला। I mean, do you realize or not? Here you are getting two intermediates, 1 and 2, 1 and 2. हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए। You should be getting two intermediates like this. बोलो गाइस। Yes, sir. तो ये वाला कर्व भी समझ आ गया मेरे ख्याल से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। आई थी किसी बच्चे को कर्व में अभी समझ, जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना? नहीं आई सर। वेरी नाइस, वी आर डन विद द कर्व्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। लेट अस डू अ क्वेश्चन। हमें दे रखा है, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ऑप्टिकली प्योर प्लस 2 क्लोरो ऑक्टेन, अल्फा में दे रखा है प्लस 40 डिग्री। इट रिएक्ट्स with NaOH aqueous to give -2 octanol, जिसका अल्फा में बता रखा है -12 डिग्री, with partially racemized chloro compound whose alpha is 30 degree alpha of alcohol product is -6 degree। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन में तुम्हें? अभी कुछ आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। फाइन। पहला, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ partially racemized chloro compound and alcohol। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम समझना कि क्या करना है। हमें दे रखा है प्योर हमारा रिएक्टेंट है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम प्योर ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट की बात करें तो उसका अल्फा कितना है बच्चों? +40। इसमें हमने एक्वस NaOH डाला, ये SN2 रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन हटा के OH लगा रहा है। एक्वस NaOH, एक्वस NaOH तुम्हें याद होगा ये SN2 करता। हमें दे भी रखा है प्लस से हमारा माइनस बन रहा है, ठीक है ना बच्चों?
तो जो प्रोडक्ट है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है और उसकी अल्फा इज -12 डिग्री। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रखी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमें जो अब रिएक्टेंट दे रखा है दैट इज पार्शली रेसमाइज्ड, ये पार्शली रेसमाइज्ड है, मतलब ये प्योर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं दे रखा, इसमें उसका थोड़ा सा पार्ट रेसमाइज्ड है, थोड़ा सा ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये जो अब रिएक्टेंट दे रखा है उसका अल्फा दे रखा है बच्चों कितना, 30 डिग्री। इससे हमारा प्रोडक्ट बना, अगेन ऑप्टिकली एक्टिव है वो, लेकिन उसका जो अल्फा है वो कितना है बच्चों, -6 डिग्री। हमें पूछा गया व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द क्लोरो कंपाउंड इन द अल्कोहल। हम कहेंगे गाइस पहले क्लोरो कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना ऑप्टिकली एक्टिव है उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, रिएक्टेंट की ऑप्टिकल प्योरिटी। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा, हम कहेंगे भाई अगर प्योर होता तो 40 डिग्री होता, इसका है 30, मतलब इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी बच्चों, 30/40 × 100। हाँ है ना, अगर प्योर होता तो 40 डिग्री होता, ये 30 डिग्री है तो इट इज 75% प्योर। सर हो गया। 75% ये प्योर है। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? नहीं सर कह रहा था हो गया। अब ये जो 75% प्योर है उसमें 75% प्योर है, रिमेनिंग 25 क्या होगा बच्चों, 75% प्योर है, तो जो रिमेनिंग 25 है ये मत कहना वो ऑपोजिट वाला है, वो रेसमिक मिक्सचर है। रिमेनिंग 25 इज रेसमिक मिक्सचर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? 75% प्योर, प्योर का मतलब हमारा कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया था नहीं लिया था, मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव। 75% प्योर है पॉजिटिव, और 25% क्या है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर है। तो अगर हमसे कोई पूछता है क्वेश्चन में, जो कि पूछा नहीं हुआ अभी, हमें पूछता है कोई कि कितना परसेंट प्योर पॉजिटिव है, तो 75 नहीं होगा, वो कितना होगा, 75 + 25/2। समझे या नहीं समझे गाइस? यस सर। और प्योर माइनस कितना होगा, 25/2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Yes, sir. ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की ऑप्टिकल प्योरिटी वो कितना होगा बच्चों, -6 by -12 into 100, which is going to be 50% pure। मतलब ये जो हमारा 50% प्योर है दिस इज नेगेटिव। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमारा माइनस था ना, -2 ऑक्टेनॉल, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? ये हमारा 50% ऑप्टिकल प्योरिटी है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल बच्चों। समझा नहीं समझे गाइस? Yes, sir. राइट, 50% प्योर है, 50% हमारा रेसमिक है। तो हमारा जो नेगेटिव है वो होगा 50 + 50/2, और जो पॉजिटिव होगा वो होगा सिंपली 50/2 बच्चों। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है कितना परसेंट हमारा, जब हमने रिएक्शन करी वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ, मैंने इसको कहीं 1 मार्क किया था बाय द वे, हाँ 1, तो अब इसे 2 मार्क करते हैं। परसेंटेज ऑफ inversion and racemization, that is the second part। क्लियर है बच्चों? ये हमें निकालना है कितना परसेंट इन्वर्जन हुआ, कितना परसेंट रेसमाइजेशन हुआ। तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन निकालने के लिए हम परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली प्योर एल्कोहल बाय परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली प्योर रिएक्टेंट, इसको यहां पे मैं प्रॉड लिख देता हूं।
ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ रिएक्ट। वही रिएक्टेंट में जो रेशमिक है वो तो एज इट इज रहेगा। ऑप्टिकली प्योर रिएक्टेंट कितना था बच्चों, कितना था गाइस? 75। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट कितना था? 75। 75 में से 50 हमारा प्योर प्रोडक्ट बना। हाँ या ना बच्चों? प्योर हमारा जो रिएक्टेंट था वो था 75 और प्योर हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना बच्चों? 50%। सो इट विल बी 50 बाय 75 इंटू 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? Yes, sir. नो, दिस इज द इन्वर्जन। ये है हमारा इन्वर्जन, इतना परसेंट इन्वर्जन हुआ है। तो परसेंट रेशमाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? जो इन्वर्जन नहीं हुआ वो रेशमाइजेशन है, बाकी सारा रेशमिक तो हो रहा है, उतना परसेंट रेशमाइजेशन हो गया। इट विल बी 100 माइनस 66.6। इतना परसेंट हमारा क्या हो गया? रेशमाइजेशन। और मैं एक और चीज पूछी गई गाइस, परसेंटेज ऑफ फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक। बच्चों बैक साइड अटैक से हमारा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। हाँ है ना? और फ्रंट साइड अटैक से हमारा रिटेंशन होगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? बैक साइड अटैक का मतलब हो गया इन्वर्जन। तो यहां पे मैं एक काम करूं, 66.6 तो उठा ही लूं। हाँ है ना? 66.6 तो हमारा प्योर इन्वर्टेड प्लॉट बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो रेशमाइजेशन हुआ है उसमें भी तो इन्वर्टेड बन रहा है कुछ। कितना इन्वर्टेड बन रहा है बच्चों? 50%। और 33.3। हाँ है ना? बोलो गाइस, हाँ सर। ये पक्का समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और फ्रंट साइड अटैक सिंपली 33.3/2। कितना क्लियर हुआ और कितना सिर के ऊपर सर से एक गया? के थर्ड वाला वापस से समझा सकते हो सर? बेटा फ्रंट साइड अटैक का मतलब है रिजल्टिंग इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जिस साइड से हमारा Okay. ग्रुप लगा उसी साइड से अटैक हुआ। ओके सर। इन्वर्जन का मतलब होता है बैक साइड अटैक। यस सर। हम कहेंगे यार बैक साइड अटैक का तो हमें अभी देखा था, कितना परसेंट इन्वर्जन हुआ था? ध्यान से देखो कितना परसेंट इन्वर्जन हुआ था। इन्वर्जन हुआ था 66.6। यस सर। ये तो बैक साइड अटैक हुआ था। हम्म। अब हम कह रहे हैं इतना परसेंट रेशमाइज कर गया। रेशमाइज कर गया मतलब इसमें आधा हमारा फ्रंट साइड हुआ, आधा हमारा बैक साइड हुआ। वो तो बाय 2 कर दिया उसका। हाँ, अब ओके समझ सर। गए? यस समझ सर। आ रहा नहीं आया? यस सर। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। दिस पार्ट इज डन। सर एक सेकंड नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ बेटा, सर हो गया। हो गया। अब आते हैं आइसोटोप इफेक्ट। गाइस देखो, एग्जांपल लेते हैं बैटरफील्ड आई। ओके, इन दोनों में हम E2 करना चाह रहे हैं। तुम कहोगे सर E2 तो पॉसिबल नहीं है इसमें, मतलब चांसेस बहुत कम है, एलिमिनेशन वाला इज नॉट फेवर्ड। हाँ या ना? क्लियर है गाइस?
लेकिन चलो मैं कह रहा हूं दोनों में E2 करे। एल्कोहलिक QH दे मारा, मुझे बताओ किस में रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड होनी चाहिए, सोच के बताओ गाइस। डू यू रियलाइज और नॉट CH और CD में, या तो तुम्हें मैंने करवा रखा है, नहीं करवा रखा है तो अब याद कर लो कि जो तुम्हारा हैवियर आइसोटोप होता है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। भाई Br तो एलिमिनेट होना ही होना है। आइडिया इज जब हम एल्कोहलिक QH लेंगे वो एडजेसेंट कार्बन से क्या लेके जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम फॉर दैट मैटर। CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा जब एल्कोहलिक QH को यहां से ड्यूटेरियम लेके जाना है और यहां से हाइड्रोजन लेके जाना है, कौन सा रिएक्शन विल बी मोर क्विकली है अकरिंग, पहले वाले में सेकंड वाले में? सर फर्स्ट वन। पहले वाले में। फर्स्ट वाले में। सो दिस विल बी फास्टर एंड दिस विल बी स्लोअर। सर ये वाला एक बार फिर से बता दो। CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। अब सारा समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ, हाँ सर ये तो समझ आ गया सर। तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अल्कोहलिक QH में हम करते क्या है, एडजेसेंट कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ा रहे होते हैं, हाँ है ना, या फॉर दैट मैटर ड्यूटेरियम, अगर ड्यूटेरियम ही है तो यहां पे अगर 2 D होते और 1 H होता, हम किसको उड़ाते बेटा, ड्यूटेरियम को, हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को उड़ाते सर। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम है, सिर्फ ड्यूटेरियम ही है तो ड्यूटेरियम उड़ाएंगे। Now do you realize or not CD bond is stronger than CH bond, तो हमारा CD bond ब्रेक करना is difficult, इसलिए हमारा इसमें एल्कीन बनना will be less favored as compared to the first one। नहीं समझ आया? आ गया सर, अब समझ आ गया। आ गया, गुड। इसको बोलते हैं, छोड़ो, इसके दो नाम है, एक होता है प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट, एक होता है सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। ओके बच्चों, 1 डिग्री आइसोटोप इफेक्ट, 2 डिग्री आइसोटोप इफेक्ट, इसे 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री आइसोटोप इफेक्ट का मतलब है कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CD और CH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, मतलब दिस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन, हाँ है ना बच्चों, इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा पहला स्टेप, उसमें ही CH और CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब दिस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, पूरी तब आएगी जब मैं सेकंड करवाऊंगा। तुम्हें सेकंड लेते हैं जिसमें हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने क्या लिया बच्चों, गाइस अभी तक क्लियर हो रहा है? पहले वाला पार्ट समझ आ गया। अब मैं इसमें E1 करवाना चाह रहा हूं, दोनों में ही E1 करवाना चाह रहा हूं, दोनों में ही क्या करवाना चाह रहा हूं, E1। ओके गाइस, वहां पे हम दोनों में ही E2 करवा रहे थे, अब हम दोनों में ही E1 करवा रहे हैं। E1 में होता क्या है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता, दूसरे स्टेप में एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनता, हाँ है ना, मतलब पहला स्टेप क्या है बच्चों, पहला स्टेप है ये बनना, और दूसरे स्टेप में हमारा H या ड्यूटेरियम फॉर दैट मैटर का बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बता दो मुझे गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया? यस सर। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा, दूसरे स्टेप में हमारा क्या हो रहा बच्चों, दूसरे स्टेप में हमारा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, CH बॉन्ड ब्रेक होके एल्कीन बन रहा। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन बन रहा, दूसरे स्टेप में हमारा एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम हटके एल्कीन बन रहा। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ, ये Yes, चीज sir. क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड। अब यहाँ पे डू यू रियलाइज, पहला स्टेप वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तुम्हें याद होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ है ना भाई? रियलाइज करो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो तो दोनों के लिए सेम है, समझ में आ रहा ना आ रहा?
पहला जो स्टेप है वो तुम्हारा दोनों के लिए सेम है, ये बताओ। कार्बोकैटायन ही तो बना रहे हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम इज इट टेकिंग पार्ट, बताओ मुझे। जो पहला स्टेप था कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, डू यू रियलाइज उसमें तो ड्यूटेरियम ने पार्ट ही नहीं लिया। जो फर्स्ट स्टेप था उसमें ड्यूटेरियम और कार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब जो स्लो स्टेप है उसमें ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन आर नॉट टेकिंग पार्ट, इट इज इन द सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन विच CH या CD बॉन्ड इज ब्रोकन। तो इसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट शुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, हाँ या ना? क्योंकि जो स्लो स्टेप है वो दोनों का सेम है। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? बच्चों बताओ। Yes, sir. तो इसमें लेकिन स्लो होता है CD वाला केस, लेकिन यहां पे जो मेजर मतलब जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 2 डिग्री आइसोटोप इफेक्ट। मतलब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारा स्लो तो हुआ, लेकिन उतना स्लो नहीं हुआ, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो हमारा स्लो स्टेप है, उसमें तो हमारा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम इज नॉट टेकिंग पार्ट, इट इज इन द सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन विच CH या CD बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। क्लियर हो गई ये चीजें नहीं होगी? पहले ये बता दो बच्चों। हेलो, हो गई सर। हो गया, ग्रेट। अच्छा एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन जब ये कर ही रहे हैं तो दिस पार्ट इज ओवर, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन में मुझे बताओ, बेंजीन रिंग क्या देख रहे हैं हम? ये लिया हमने और ये लिया। पहले वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं गाइस? फटाफट बताओ मुझे। पहले वाले में जो मैंने पहला मॉलिक्यूल बनाया उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? मुझे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। पहले वाले में डू यू रियलाइज और नॉट, हम इस कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहां पे इस कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बच्चों? पहले वाले में 3 बनेंगे, दूसरे वाले में 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। हाँ या ना? क्लियर हो गया गाइस? गुड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं यहां पे CH3 की बजाय CD3 ले लेता तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता, लेकिन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा, CH3 में या CD3 में? ये बता दो मुझे। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू गाइस, कि जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं तो ड्यूटेरियम वाले में ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या हाइड्रोजन वाले केस में ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बच्चों इसमें लेस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि रियलाइज करो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम करते क्या थे, CH बॉन्ड ब्रेक करते थे, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? हाँ सर। जब CH बॉन्ड या CD बॉन्ड ब्रेक करना है, अभी मैंने बताया था कि जो CH बॉन्ड है वो तुम्हारा आसानी से ब्रेक हो जाता है, CD बॉन्ड मुश्किल से ब्रेक होता है। समझ में आता ना आता गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? तो इसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ना? Yes, sir. गुड।